नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा इनसाइडर ट्रेडिंग एंड द विसल ब्लोइंग। जैसा कि आप सभी नाम से जान पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मेजरली दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है और बहुत छोटा सा ये चैप्टर होने वाला है। 2 क्लासेस के अंदर हम तमाम इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इनसाइडर ट्रेडिंग करके एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। कहीं ना कहीं आप सभी ने 11th-12th के दरमियान इसका जिक्र जरूर सुना होगा। दूसरा क्या होता है, विसल ब्लोइंग होता है। अब विसल ब्लोइंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंपनी लॉ के अंदर पढ़ के आए होंगे। पिछले कुछ सेमेस्टर में आप सभी को कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया होगा ना, वहां पर भी ये सेम टाइप का जो टॉपिक है वो कवर किया जाता है। हम शुरुआत करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग से। तो आपको ये समझना है इनसाइडर ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जब भी आप लोग किसी भी एक कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो ट्रेडिंग का मतलब तो सिंपल सा, यहाँ पे आप लोग ये मान के चले हम लोग बाइंग और सेलिंग की बात कर रहे हैं। और बाइंग और सेलिंग हम किसकी कर रहे हैं, सिक्योरिटीज की कर रहे हैं। सिक्योरिटी आप लोग समझते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक। बेसिक लेवल पे आप लोग इतना समझ सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर्स, यानी कि हम लोग शेयर को लेकर के, स्टॉक को लेकर के यहाँ पे सिक्योरिटी टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं, माने जब भी आपके जहन में ये शब्द आता है इनसाइडर ट्रेडिंग, तो इनसाइडर का मतलब इंटरनल, ठीक है ना, इनसाइडर का मतलब अंदर वाला, और ट्रेडिंग का मतलब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम आपका बाइंग से रिलेटेड एक्टिविटी देखने वाले हैं। दूसरा किससे रिलेटेड एक्टिविटी देखने वाले हैं, सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी देखने वाले हैं। यानी ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, आप लोग सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। और सिक्योरिटीज के अंदर हम बेसिकली किसके साथ डील करते हैं, बेसिकली आप लोग मान के चले शेयर्स के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो शब्द है ना इनसाइडर, यहाँ पे आपको फोकस रखना है। इनसाइडर का मतलब वो पर्सन जो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी के अंदर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैरी करता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अभी तक कुछ ऐसी प्राइस सेंसिटिव, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके शेयर का प्राइस डगमगा सकता है, कहीं ना कहीं मार्केट फ्लक्चुएट हो सकता है। वो पर्सन क्या कहलाता है, वो इनसाइडर कहलाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे इनसाइडर कौन होता है काफी डिटेल में जाकर। और यहाँ पे जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हुआ है इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी ये भी मैं आपका समझाने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप लोग समझे मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, आप लोग कह सकते हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ ए सिक्योरिटी। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज को बाई करना या फिर सेल करना। बाई ये पर्सन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक ऐसे पर्सन द्वारा जो क्या पोजेस किए हुए हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस पर ध्यान दीजिएगा, उसके पास क्या दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर वो व्यक्ति किसी भी कंपनी के अंदर ट्रेडिंग करता है, बाइंग या सेलिंग करता है कंपनी की सिक्योरिटी को, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर है। तो इस बात को आपको अपने ख्याल में, जहन में रखना है कि सर ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है। बेसिक मीनिंग है जो हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं। अब एक सवाल ये भी लाजमी है, हु इज एन इनसाइडर, यानी कि इनसाइडर कौन कौन हो सकता है। सर इनसाइडर के अंदर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपका, आप लोग कह सकते हैं, जब भी आप लोग इनसाइडर की बात करते हैं तो इनसाइडर के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है जिसके पास एक्सेस होता है किसका, कॉन्फिडेंशियल कंपनीज इंफॉर्मेशन का। यानी कि किसी भी कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन जिस भी व्यक्ति के पास होती है ना, वो क्या कहलाता है, वो इनसाइडर कहलाता है। सर जैसे जैसे आप लोग सबसे पहले डायरेक्टर की बात कर सकते हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर के पास तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी। आप लोग मैनेजर की बात कर सकते हैं, आप लोग वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज की बात कर सकते हैं, ऑडिटर की बात कर सकते हैं, कंसल्टेंट की बात कर सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कुछ ऐसे रिलेटिव्स जो किसके रिलेटिव रहने वाले हैं, की ऑफिशियल के रिलेटिव रहने वाले हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या पोजेस करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पोजेस करते हैं किसी भी कंपनी से संबंधित, किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियल
इंफॉर्मेशन है वो इन व्यक्ति के पास होती है, और इनके अंदर से कोई भी व्यक्ति उसी कंपनी के अंदर जिसकी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, अगर वो ट्रेडिंग करता है, बाइंग और सेलिंग करता है कंपनी की सिक्योरिटीज को, तो ये पूरा का पूरा मामला क्या कहलाएगा? इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगा। और ये आप लोग मान के चल सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर पूरा का पूरा अनएथिकल माना जाता है, अनैतिक माना जाता है। ये डिसिप्लिन के हिसाब से चीज नहीं है, ये नॉर्म्स के हिसाब से चीज नहीं है। इस बात को आपके ख्याल में अपने उतार लेना है। समझ में आया? तो यहाँ पे दो चीजें हमने समझी। इनसाइडर ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग क्या है, इनसाइडर कौन हो सकता है। अब डेफिनेशन के अंदर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, दैट इज द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सर ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी था प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी जो कहीं ना कहीं आपका जो शेयर प्राइस है, आपका जो शेयर प्राइस है, आप लोग क्या कह सकते हैं, आपके शेयर का जो प्राइस है उसको अफेक्ट करे, क्या करे, अफेक्ट करे। वो आपकी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर आती है। और यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि जब भी आप लोग प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं आपके शेयर के प्राइस को अफेक्ट करती है, शेयर के प्राइस को ऊपर भी उठा सकती है, नीचे भी गिरा सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग किसकी बात कर सकते हैं, आप लोग फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ये अगर आपकी रिलीज होती है, कोई भी व्यक्ति जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कैरी करता है, पोजेस करता है, उनकी जानकारी अपने पास रखता है, वो कहीं ना कहीं इनसाइडर कहलाता है। जैसे आप लोग लॉसेज और प्रॉफिट की बात कर लीजिए, तो ये भी क्या है, ये भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। मर्जर्स या एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन होगी, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन हो गई, न्यू प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हो गई, बैंकरप्सी या मेजर रिस्क की इंफॉर्मेशन हो गई। ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं हमारे शेयर प्राइस को अफेक्ट कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहते हो इसको? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, सर आपका इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब, इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर करता है बाइंग और सेलिंग ऑफ ए कंपनी सिक्योरिटीज। ध्यान रखिएगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कंपनी सिक्योरिटीज बाय ए पर्सन हु हैव एक्सेस द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज कॉल्ड द इनसाइडर ट्रेडिंग। और मैंने बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये क्या मानी जाती है? ये अनएथिकल माना जाता है। इसको आपको क्लियर रखना, ठीक है? ये आपका कैसा माना जाता है? अनएथिकल माना जाता है। ये जो एक्ट होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये अपने आप में कैसा एक्ट होता है? ये आपका अनएथिकल एक्ट होता है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इनसाइडर ट्रेडिंग होती है या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, किसी भी कोई भी कांड आप लोग कह सकते हैं कंपनी के अंदर होता है ना, जब उसको उजागर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो विशल ब्लोअर कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आपको ध्यान क्या देना है कि सर आपने एक शब्द बोला है इनसाइडर ट्रेडिंग अपने आप में अनएथिकल मानी जाती है, इल्लीगल मानी जाती है, मतलब अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी है, अनएथिकल भी है और इल्लीगल भी है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और केवल इतना अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बड़े प्यार से आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर टैकल करके आ सकते हैं। बिकॉज आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है ये सब्जेक्ट आपको छठे सेमेस्टर में ऑफर किया जा रहा है, तो आप लोग ये मान के चले कि आपने 5 सेमेस्टर पढ़ा है, और अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आप लोग अच्छा लिख के आ सकते हैं। क्योंकि इतनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज के दौर में, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, यू आर द जेन जी, दिस इज द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो हर एक बंदे के पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, और ये किताबों से बाहर उसको मिल जाती है इजीली। उसका एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि लोगों को इस चीज की जानकारी होती है। लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि ताकि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की क्लैरिटी मिले और आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर सिक्योर कर पाए। बहरहाल अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पूछा है कि सर ट्रेडिंग, जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो अनएथिकल और इल्लीगल, गैर कानूनी और अनैतिक क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। सर बिकॉज ये क्या देता है? ये अनफेयर एडवांटेजेस देता है। अनफेयर एडवांटेज
एडवांटेजेस का मतलब एक व्यक्ति जिसके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं अनफेयर एडवांटेजेस देता है, यानी कि फेयर नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि उसके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। दैट्स व्हाई इसको क्या माना गया है, अनएथिकल माना गया है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपके इन्वेस्टर है ना, वहां पे दो कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं। एक आपकी कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल इन्वेस्टर की होती है। तो कहीं ना कहीं ये किसको हार्म करता है, स्मॉल इन्वेस्टर को हार्म करता है, क्योंकि उनका बहुत थोड़ा सा पैसा आपकी कंपनी के अंदर लगा हुआ है, और क्योंकि आपने प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैरी करके पोजेस करके आपने ये एडवांटेज उठा लिया, तो वहां पे सबसे बड़ा लॉस किसका होगा, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है। डेट्स आप लोग क्या कह सकते हैं, ये किसको इंपैक्ट कर सकता है, स्मॉल इन्वेस्टर को इंपैक्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है सर, ये आपका मैन्युपुलेट कर सकता है। क्या कर सकता है सर, ये आपका मैन्युपुलेट कर सकता है। क्या कर सकता है सर, ये आपका मैन्युपुलेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, मैन्युपुलेशन मार्केट को, ठीक है। क्योंकि आपके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार से चीजों को घुमा करके, फिरा करके दिखा सकते हैं। मैन्युपुलेट किया जा सकता है मार्केट को, सीधा सीधा मतलब ये है। यहाँ पे भरोसा टूटता है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या टूट जाता है, कंपनी का और उसकी कस्टमर का, और जो इसके इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, जो स्टेक होल्डर है, उनके बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, एक भरोसा होता है, वो भरोसा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, टूट जाता है। आगे आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर, कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर जो पारदर्शिता होती है वो वोलेट होती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वी कैन इजीली से दैट अगर आप लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो दिस इज द अनएथिकल और इलीगल। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया के अंदर तो इसको क्या माना गया है, अनएथिकल माना गया है और इलीगल भी माना गया है, ठीक है। तो बेसिक बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि क्यों हम लोग जो आपका इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको अनएथिकल और इलीगल कह रहे हैं। कुछ 3-4 कारण मैंने दिए हैं, दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या कहते हैं, अनएथिकल और इलीगल कहते हैं। इट्स गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, ये आपका किसके अगेंस्ट जाता है, ये आपका अगेंस्ट रहता है प्रिंसिपल ऑफ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दैट्स व्हाई we can say it is the unethical and the illegal whatever, ठीक है जी। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब एक छोटी सी बात और आप लोग याद रखिएगा सर, इनसाइडर ट्रेडिंग अगर रेगुलेशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, माने अगर इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होता है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आपका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, ध्यान रखिएगा। काफी अहम और सिंपल सी जानकारी है ये, इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका इनसाइडर ट्रेडिंग है ना, या फिर आप लोग विशल ब्लोइंग, दोनों की बात कर लीजिए, ध्यान रखिएगा ये स्पेसिफिकली मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है बाय द सीबी। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सीबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको किस नाम से जानते हो आप लोग, इसको सीबी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो सीबी स्ट्रिक्टली इस चीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसकी बात कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सीबी हैज फॉर्म्ड इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको प्रिवेंट करने का काम करता है, जो आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज ना हो, गलत यूज ना हो। यहाँ पे फेयर ट्रेडिंग को एंश्योर करने की जिम्मेदारी भी सीबी की, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की होती है। और यहाँ पे पनिश करने का काम किसका, जो भी ऑफेंडर होते हैं उनको पनिश करने का काम भी किसका होता है, सीबी का होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द इनसाइडर ट्रेडिंग। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आता है। कुछ बेसिक जानकारी थी, और ये एक ऐसी जानकारी है जो अगर आपने अभी ये लेक्चर देख लिया, आई थिंक छोटा सा लेक्चर है 15-20 मिनट का, अगर आप लोगों ने ये लेक्चर देखा ना, तो आपको एक क्लैरिटी हो गया, सर ये कहीं ना कहीं बातें हमें पता थी, सिस्टमैटिक वे में आपने अरेंज कर दिया। अब लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम लोग इसको अपने एग्जामिनेशन के दरमियान बड़े प्यार से इसको लिख के आ सकते हैं। आई होप की चीजें यहाँ तक क्लियर रही होंगी, यहाँ तक आपको बेसिक जानकारी मिली होगी कि सर इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है, मायना क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अब इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा क्या रहता है, हम लोग विसल ब्लोवर की बात करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग किसकी
किसकी बात करेंगे, विसल ब्लोवर की बात करेंगे। विसल ब्लोविंग क्या होता है और एग्जैक्टली विसल ब्लोविंग से जुड़े हुए कुछ एक्ट्स हैं या फिर उससे जुड़े हुए कुछ लॉज है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग को समझने के बाद हमें क्या समझना है, विसल ब्लोविंग को समझना है। अब विसल ब्लोइंग का मतलब समझिएगा, असल में होता क्या है, एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गलत चीज हुई है उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। माने कोई भी गलत चीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना क्या कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में विसल ब्लोइंग होता है। चाहे वो अनएथिकल हुआ हो, चाहे वो आपका इलीगल हुआ हो, किसी भी तरीके से कोई भी रॉन्ग डूइंग किसी भी बिजनेस के अंदर होता है तो उसके अगेंस्ट अगर आप लोग वॉइस रेज करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको विसल ब्लोइंग बोला जाता है। और जो पर्सन इस कारनामे को अंजाम देता है उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है। हालांकि अभी डेफिनेशन को जब कंक्लूड करेंगे तो काफी चीजें हमारे सामने निकल के आएंगी। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, विसल ब्लोइंग अपने आप में एक ऐसा एक्ट होता है जहां पर आप लोग रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलीगल एक्टिविटीज की बात करते हैं। इलीगल का मतलब गैर कानूनी जितनी भी एक्टिविटीज होती है। इलीगल के बाद आप लोग अनएथिकल एक्टिविटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। अनएथिकल यानी कि अगेंस्ट द एथिक्स जो भी एक्टिविटी होती है उसको अनएथिकल एक्टिविटी कहते हैं। प्लस में या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर एक्टिविटी। समझ में आया? यानी कि सिंपल सा मामला ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इलीगल, अनएथिकल या इम्प्रॉपर एक्टिविटी होता है उसकी रिपोर्ट करने का जो एक्ट है वो क्या कहलाता है, वो आपका विसल ब्लोइंग कहलाता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एन एम्प्लॉय। याद रखिएगा, या तो वो एम्प्लॉय हो सकता है या इनसाइडर टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। समझ में आया? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उनको रिपोर्ट करना अगेंस्ट द इलीगल एक्टिविटी, अनएथिकल एक्टिविटी और इम्प्रॉपर एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द विसल ब्लोइंग। तो इसको क्या कहा जाता है, विसल ब्लोइंग कहा जाता है। समझ में आया? तो एक ऐसा एक्ट होता है, एक ऐसा कारनामा होता है जिसके अंदर कोई भी गलत चीजों के अगेंस्ट आप लोग क्या करते हो, आवाज उठाते हो। वो इलीगल हो सकता है, अनएथिकल हो सकता है, मोरली करेक्ट नहीं हो सकता है और इम्प्रॉपर एक्टिविटीज तमाम की आप लोग क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो। और अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने शुरू में बताया था, रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग, माने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी रॉन्ग डूइंग होता है, किसी भी कंपनी के अंदर, उसके अगेंस्ट आवाज उठाना क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका विसल ब्लोइंग होता है। और विसल ब्लोइंग यानी कि ये जो कारनामा अंजाम देता है, जो पर्सन इस कारनामे को अंजाम देता है ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, Who can be a whistle blower, यानी कि आपका विसल ब्लोवर कौन हो सकता है। अब आपको ध्यान ये देना है, सर जब भी आप लोग विसल ब्लोवर की बात करते हैं ना तो हमारे पास आपका कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो विसल ब्लोवर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है या कंसल्टेंट हो सकता है। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं कोई भी आपका इनसाइडर हो सकता है। प्लस में मेरी बात को याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, आउटसाइडर भी विसल ब्लोवर की तरह एक्ट करते हैं। आगे हम इसको समझने वाले हैं। एनी इनसाइडर विद एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, माने यहां पे अगर डेफिनेशन के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, एक्सटर्नल्स को, आउटसाइडर को इंक्लूड नहीं किया गया है। यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल इनसाइडर की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो आपको भी इनसाइडर के बारे में ही चर्चा करना है, आउटसाइडर का कॉन्सेप्ट एक बार छोड़ दीजिए। कोई भी इनसाइडर जिसके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है वो क्या हो सकता है, आपका विसल ब्लोअर हो सकता है। बेसिकली जो भी आवाज उठाता है, जो भी रॉन्ग डूइंग हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अगेंस्ट वो क्या बन जाता है, विसल ब्लोअर बन जाता है। समझ में आया? तो दो बातें मैंने अभी आप सभी के साथ चर्चा की। पहला तो मैंने क्या किया कि आपका विसल ब्लोइंग क्या होता है, इसको आप लोग समझिएगा। विसल ब्लोअर कौन हो सकता है ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब आपको ध्यान क्या देना है, विसल ब्लोइंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, माने विसल ब्लोइंग की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी ना हो, कोई भी मोरल के अगेंस्ट जाके कोई भी एक्टिविटी ना हो। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉड से प्रिवेंट करने के लिए विसल ब्लोइंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। यानी जब भी आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं हम लोगों को क्या करना है, हमें डिडक्ट करना है किसको, रॉन्ग डूइंग अर्ली, माने पहले से ही, बहुत
समय रहते हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी गड़बड़ी हुई है, कोई भी रॉन्ग डूइंग हुआ है, तो हमें उसे क्या कर लेना है, डिडक्ट कर लेना है। हमें क्या करना है, एथिकल कल्चर को प्रमोट करना है। इसके अलावा हमें कंपनी के रिसोर्सेज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। हमें सेफ गार्ड करना है इन्वेस्टर को, काफी इंपॉर्टेंट बात है। हमें किसको सेफ गार्ड करना है, इन्वेस्टर को, और साथ में आप लोग किसकी बात कर सकते हैं, आपके स्टेक होल्डर को। एंश्योर लीगल कंप्लायंसेस, ठीक है। आगे आप लोग क्या कह सकते हैं, हमें किसको इंश्योर करना है, लीगल कंप्लायंसेस को इंश्योर करना है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सर ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हिसल ब्लोइंग क्या रहता है कि सर कोई भी हमारी कंपनी के अंदर फ्रॉड ना हो। सबसे पहले तो आप लोग क्या कहेंगे, हमारी कंपनी के अंदर क्या ना हो, आपका फ्रॉड ना हो। इस चीज से बचने के लिए बेसिकली, प्लस में कोई भी आपकी रॉन्ग डूइंग ना हो, इस चीज को डिडक्ट करने के लिए, एथिकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, कंपनी के रिसोर्सेज को देखिए ध्यान से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी आपके रिसोर्सेज है, जो भी आपके पास क्या है, आपके पास संसाधन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें व्हिसल ब्लोइंग की जरूरत होती है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने पहले दूसरे सेमेस्टर के दरमियान भी पढ़ा होगा। कंपनी लो जब आप लोग पढ़ के आए होंगे तो वहां पे भी सेम भी बात आपको बताई गई होगी। और इनसाइडर ट्रेडिंग और आपका जो ये व्हिसल ब्लोइंग के कॉन्सेप्ट से अक्सर आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल आता है, इस बात को अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब एक बड़ा सवाल ये भी आता है, सर कौन कौन से एरिया के अंदर व्हिसल ब्लोइंग आपका ओक्योर हो सकता है, कौन कौन से एरिया के अंदर। जैसे आप लोग फिनेंस की बात करते हैं तो फिनेंशियल मैनिपुलेशन यस हो सकता है, सर आपका करप्शन यस हो सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग यस हो सकता है, अच्छा सेफ्टी वायलेंस यस हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है, मिसयूज ऑफ कंपनी एसेट हो सकता है। ये कुछ ऐसे कॉमन एरियाज हैं जहां पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द व्हिसल ब्लोइंग, माने जहां पर व्हिसल ब्लोइंग कोई भी रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी, इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस और संभावना रहती है। और जैसा कि हमने बताया कि सर अगर आप लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्कैंडल से प्रिवेंट करते हैं। अगर आपका व्हिसल ब्लोइंग होएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट आवाज उठाता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम स्कैंडल से प्रिवेंट हो सकते हैं। पहले ही हम लोग स्कैंडल को डिटेक्ट करके उसके सॉल्यूशन पर काम कर सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नेंस कल्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, ऑनेस्टी को एनकरेज कर सकते हैं, कंपनी के रिसोर्सेज को एक तरीके से सेफ गार्ड कर सकते हैं एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर, अलोंग विद जो मैंने पीछे बात की थी इन्वेस्टर को भी हम लोग सेफ गार्ड कर सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं। समझ में आया? तो ये सब किसके एडवांटेजेस है, व्हिसल ब्लोइंग के एडवांटेजेस है। अच्छा एक बात और आपको याद रखनी है, व्हिसल ब्लोइंग के अंदर ना सर आपके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ रिस्क भी होती है। क्या क्या रिस्क होते हैं, अब जो बंदा किसी भी इलीगल अनएथिकल गैर कानूनी एक्टिविटी के अगेंस्ट आवाज उठाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी तो कल को दिक्कत हो सकती है ना। तो यही आपके चैलेंजेस और रिस्क रहने वाले हैं, माने फियर ऑफ रिटेलिएशन हो सकता है, इसको आपको अपने ख्याल में या ध्यान में रखना है। जॉब इनसिक्योरिटी, सोशल प्रेशर हो सकता है, लीक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन इन द सम केसेस, एंड आगे आप लोग क्या कह सकते हो, मिसयूज थ्रू द फॉल्स कंप्लेंट्स, यानी कि यहाँ पे कोई गलत कंप्लेंट कर देता है, झूठी कंप्लेंट कर देता है तो उस केस में मिसयूज भी हो सकता है। कुछ बुनियादी बातें हैं, बेसिक बातें हैं जो आप सभी बड़े प्यार से एक बार पढ़ने के बाद लिख के आ सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है सर, ध्यान ये रखना है कि सर टाइप ऑफ व्हिसल ब्लोइंग, यानी कि व्हिसल ब्लोइंग कितने टाइप की होती है, ये सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। इसके लिए आपको दो तीन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। सर सबसे पहले हम कुछ पैरामीटर के बेस पे व्हिसल ब्लोइंग की क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर रहेगा दैट इज द रिपोर्टिंग चैनल, ठीक है ना। आप लोग सबसे पहले किसके ऊपर बात करते हैं सर, रिपोर्टिंग चैनल्स के बिहा पे आप लोग क्या करते हैं, व्हिसल ब्लोइंग को क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल व्हिसल ब्लोइंग और एक्सटर्नल व्हिसल ब्लोइंग। तो एक पैरामीटर तो ये हो गया है। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर आपका रहता है, ध्यान रखिएगा यहां पे लिख देता हूं, रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऊपर लिख रहा हूं, सीधा सीधा आप लोग समझिएगा, रिलेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, इसके बिहा पे आप लोग क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। और नेचर ऑफ डिस्क्लोजर के बिहा पे भी आप
आप लोग क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। तो आप लोग क्या कह सकते हो, सर हमारे पास 3 तरीके के बेसिक पैरामीटर हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग आपके विसल ब्लोइंग को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, रिपोर्टिंग चैनल वाला पैरामीटर रहेगा। रिलेशन विद ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं और नेचर ऑफ डिस्क्लोजर के बिहाफ पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, अगर आप लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग चैनल के बिहाफ पे, तो हमारा सबसे पहला तो क्या बन जाता है, आपका इंटरनल विसल ब्लोइंग बन जाता है और दूसरा क्या बनेगा फिर सर, आपका एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग बनेगा। समझ में आया? तो हम लोग दो तरीके से विसल ब्लोइंग को यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्टिंग चैनल। किसके बिहाफ पे, रिपोर्टिंग चैनल के बिहाफ पे हमारे पास एक तो आपका इंटरनल विसल ब्लोइंग बनता है, दूसरा कौन आ जाता है, एक आपका एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग आ जाता है। इसको आपको याद रखना। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा, जिनको आपको अपने जहन में और दिमाग में रखना। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। रिपोर्टिंग अनडूइंगली टू द हायर अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, माने इंटरनल विसल ब्लोइंग के अंदर क्या होता है, आप लोग रिपोर्ट करते हैं अनडूइंग को। किसको करते हैं, अनडूइंग को रिपोर्ट करते हैं टू हायर अथॉरिटी। किसको, हायर अथॉरिटी को। अब देखिए ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन माने इनसाइडर हो गया ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये इंटरनल विसल ब्लोइंग कहेंगे। ऐसे ही अगर आप लोग देखिए एक्सटर्नल के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल के अंदर आप लोग रिपोर्ट करेंगे अनडूइंग को टू द आउटसाइडर अथॉरिटीज। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इनसाइडर विसल ब्लोइंग के अंदर आप लोग रिपोर्ट करते हैं किसको, आपकी हायर अथॉरिटीज को। हायर अथॉरिटी किसके किससे ताल्लुकात रखती हैं सर, आपकी हायर अथॉरिटी है ना, वो किसकी रहने वाली है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। अगर आपने हायर अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट किया है तो वो आपका इंटरनल विसल ब्लोइंग कहलाएगा। लेकिन अगर आपने किसी आउटसाइडर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग की कैटेगरी में चला जाएगा। और यही एक पैरामीटर है, रिपोर्टिंग चैनल का मतलब ही यही होता है कि आपने एग्जैक्टली किस अथॉरिटी को रिपोर्ट किया है। इनसाइडर अथॉरिटी को रिपोर्ट किया है तो इनसाइडर विसल ब्लोइंग, अगर आपने आउटसाइडर अथॉरिटी को एक तरीके से रिपोर्ट किया है तो वो आपका आउटसाइडर विसल ब्लोइंग कहलाता है। समझ में आया? अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम्पल की कुछ बात करता हूं, कुछ उदाहरण की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग टू द एचआर डिपार्टमेंट। अब देखिए एचआर डिपार्टमेंट किसका है, कंपनी का है। तो इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ सर, इंटरनल हुआ है, तो क्या होगा, इंटरनल विसल ब्लोइंग हो जाएगा। ऐसे आप लोग किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑडिट कमेटी को कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग इंटरनल कंप्लेंट पोर्टल के का यूज कर सकते हैं। अब याद रखिएगा इंटरनल विसल ब्लोइंग का मेन पर्पस क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट इश्यूज इंटरनली विदाउट पब्लिक डैमेज। समझ में है, क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा क्या होता है, पब्लिक डोमेन के अंदर वो बात नहीं जानी चाहिए। अगर कुछ हुआ भी है तो हम इंटरनली पारिवारिक तौर पे ना, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, अंदर अंदर मामला निपटा देने का, बाहर नहीं जाने का, पब्लिक डैमेज नहीं होने का। ठीक है ना, तो ये जो आपका रहेगा ना, दिस इज द मेन पर्पस, माने करेक्ट इशू इंटरनली विदाउट द पब्लिक डैमेज। अब अगर आप लोग एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग की बात करते हैं, आउटसाइडर अथॉरिटी के पास जाएगा मतलब बात पब्लिक के पास भी पहुंचेगा, और पब्लिक के पास बात पहुंचेगा तो पब्लिक डोमेन के अंदर आपको पब्लिक डैमेज होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। समझ में आया? तो ये बेसिक बात है जिसको आपको समझना है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, चलिए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एडवांटेज क्या रहता है सर, आपने इसका पर्पस बताया, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पब्लिक डैमेज से बचाव रखना है। ठीक है, अब इसका कोई तो यार एडवांटेज होगा, कोई तो फायदा होगा। प्रोटेक्ट होता है रेपुटेशन इफ हैंडल प्रॉपरली, माने कंपनी की रेपुटेशन को अच्छे से हैंडल अगर आप लोग करते हो तो इसको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के बात नहीं पहुंचेगा तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, और पब्लिक को पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसी एक इमेज, जैसा एक आपके दिमाग में चेहरा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके बना रहता है, वो कैरी फॉरवर्ड रहता है। समझ में आए? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अगर आप लोग एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग की बात करते हैं तो जैसे आपने रिपोर्टिंग कर दिया है, मान लीजिए रेगुलेटरी बॉडीज को, अब जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आप लोग सीबी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडीज को रिपोर्ट किया है तो क्या होगा, बात बाहर निकलेगा तो इमेज डाउन होगा ही होगा। जैसे अगर आपने क्या किया है, गवर्नमेंट एजेंसी को रिपोर्ट किया है, या आपने मीडिया को, लेटेस्ट से कि आपने मीडिया को क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, इन तमाम केसेस
के अंदर एक्सटर्नल विशल ब्लोइंग होता है, माने जो आपका विशल ब्लोअर है उसने रिपोर्ट किया है टू द आउटसाइडर अथॉरिटी को। समझ में आया? अब यहाँ पे याद रखिएगा, इन इंडिया कंप्लेंट्स में बी रिपोर्टेड टू द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने बता दिया ये किसके लिए होता है, लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है। अच्छा, इसका यूज कब किया जाता है, इंटरनल सिस्टम फेल और इट्स बायस। समझ में आया? यानी कि आपका जो इंटरनल सिस्टम है यहाँ पे फेल हो गया है या बायस है, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर उसका झुकाव है, वो अनफेयर नहीं है, वो आपका फेयर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केसेस में अगर वो बायस्ड है तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो आपके अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्ट। समझ में आया? तो हमने 3 पैरामीटर लेके चले हैं सीबी कह रहा हूं, क्या बोलते हैं, विसल ब्लोइंग की क्लासिफिकेशन के लिए। पहला पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टेड चैनल, ठीक है, रिपोर्टिंग चैनल के अंदर आप किस अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हो इस बिहा पे। अब हम सेकंड जो पैरामीटर पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हम किसकी बात करेंगे, रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है बच्चा आपका ओपन विशल ब्लोअर, क्या होता है, ओपन विशल ब्लोअर, एक होता है एनोनिमस विशल ब्लोअर, ठीक है। किस भी यहाँ पे रिलेशनशिप विद इज ऑर्गेनाइजेशन, माने जो आपका विशल ब्लोअर है उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध कैसा है, उसका रिलेशन कैसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर आप लोग बात करते हैं आइडेंटिटी ऑफ ए विशल ब्लोअर इज नोन, माने यहाँ पे अगर ओपन विशल ब्लोइंग होएगा तो जिसने रिपोर्ट किया है उसकी आइडेंटिटी नोन होगी, पता होगा इस बंदे ने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अगेंस्ट रिपोर्ट किया है, तो ये क्या होगा, ओपन विशल ब्लोइंग है, सबको पता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एडवांटेजेस क्रेडिबिलिटी का मिल जाता है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो जाती है। रिस्क क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द रिटाइलेशन, ठीक है, यहाँ पे रिटाइलेशन के अंदर पॉसिबिलिटी रहती है। समझ में? इसको जो आप जिसने जो नॉन पर्सन है इसको बहुत ज्यादा डैमेजेस, बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम्स का फेस करना हो सकता है, ठीक है। अगर एनोनियम्स की बात करते हैं तो आइडेंटिटी छुपी हुई होती है, हिडन होती है। एडवांटेजेस के अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द विक्टिमाइजेशन, विक्टिमाइजेशन से प्रोटेक्शन हो जाता है। लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे कई बार क्योंकि आइडेंटिटी छुपी रहती है तो फॉल कंप्लेंट्स भी आती हैं और यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है बच्चा वो डिफिकल्ट हो जाती है। समझ में आया? तो बेसिक है, अगर आप लोग किसके बिहाफ पे बात करते हैं, रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसकी आइडेंटिटी छुपी नहीं है, जिसकी आइडेंटिटी नोन है बच्चा, वो ओपन विशल ब्लोइंग कहलाएगा, और जिसकी आइडेंटिटी हिडन है वो आपका एनोमियस विशल ब्लोइंग कहलाएगा। क्लियर है? ऐसे अगर आप लोग किसके बिहाफ पे बात करते हैं, नेचर ऑफ डिस्क्लोजर के बिहाफ पे बात करते हैं, तो वी हैव 2 टाइप्स। पहला क्या रहेगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा जो बातें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। पहला टाइप क्या रहेगा, पर्सनल विशल ब्लोइंग, और दूसरा क्या रहेगा, इम्पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल विशल ब्लोइंग। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, पर्सनल माने पर्सनली जैसे हरासमेंट हो गया है, इसका रिलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया है, वर्क प्लेस मिसकंडक्ट हो गया है, फोकस ऑन द पर्सनल ग्रीवेंस। यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल ग्रीवेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। समझ आए? ऐसे अगर आप लोग इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन विशल ब्लोइंग की बात करते हैं तो जैसे आप इम्पर्सनल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट हुआ है, ये सारी बातें किस कैटेगरी के अंदर चल जाती है, इम्प्रॉपर, या फिर आप लोग कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल विशल ब्लोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका ये टाइप खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको इतना अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल उतनी बातें पढ़े जितनी एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप लोग लगातार अपने सेमेस्टर दर सेमेस्टर पढ़ते आए हैं, तो हम लोग केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर ही फोकस कर रहे हैं। मैं कभी भी आपका समय व्यर्थ नहीं करता हूं, एक भी बात के लिए मैं इधर उधर नहीं जाता हूं, आता हूं, आपको पढ़ाता हूं और चला जाता हूं। और यही कोशिश मेरी यहां पर भी है कि हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कशन करें, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करें और हम चलें। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक और रह गया है यहाँ पर, दैट इज द, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, आप लोग बोलते हो दैट इज द विशल ब्लोइंग लॉ इन इंडिया। माने विशल ब्लोइंग लॉ इन इंडिया कितने तरीके के होते हैं ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक आपका क्या रहेगा, स्टेटरी प्रोडक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और दूसरा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ड्यूअल सिस्टम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म इन द कंपनीज। यानी कि इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे सबसे पहले आप
लोग किसकी चर्चा करते हैं, स्टेट रिप्रोडक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट की, और सेकंड पे आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म इन कंपनीज की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन बातें आपको मेजरली ध्यान रखनी है। व्हीसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2024 को पढ़ना है, बेसिक बेसिक बातें, इसके हाईलाइट पॉइंट आपको पढ़ने हैं। सीबी गवर्नेंस रिक्वायरमेंट को आपको पढ़ना है, और तीसरे नंबर पे आपका कंपनीज एक्ट 2013 विगिल मैकेनिज्म को आपको पढ़ना है। केवल यही ऐसे लॉज हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, व्हीसल ब्लोइंग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हीसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट 2013। प्राइमरली इसको स्टेटरी लॉ इन इंडिया भी कहा जाता है, और इसका पर्पस समझ लीजिए, पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट पर्सन हु एक्सपोज करप्शन, यानी कि जिसने करप्शन को एक्सपोज किया है उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसको भी कल को दिक्कत हो सकती है ना, यानी कि जिसने मिसयूज ऑफ पावर को एक्सपोज किया है, जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी को एक्सपोज किया है, अब्यूज ऑफ द पब्लिक ऑफिस को किया है, तो जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी इंडिविजुअल ने, जिस भी पर्सन ने बेसिकली ये एक्टिविटी के अगेंस्ट आवाज उठाई है, इस पर्सन को प्रोटेक्शन देने का काम इस एक्ट का होता है। क्लियर है, किसका होता है, इस एक्ट का होता है। मेनली इन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर अब्यूज की बात हो रही है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को भी तो बचाव होना चाहिए ना, कल कोई आवाज उठाए इसके साथ भी तो गलत हो सकता है, तो इससे बचाने का जिम्मेदारी व्हीसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2013 के अंदर होता है। अगर आप लोग की प्रोविजंस की बात करते हैं तो फटाफट से एक ग्लिम्पास देखिए, क्या है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ए व्हीसल ब्लोअर्स आइडेंटिटी, माने जो व्हीसल ब्लोअर की आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एंड द अनफेयर एक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन होना चाहिए, हरासमेंट नहीं हो और अनफेयर एक्शन उनके साथ नहीं हो। लीगल इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, माने लीगल इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट के लिए उसके बाद क्या, पेनल्टी फॉर द फॉल्स कंप्लेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसने गलत रिपोर्ट किया है तो पेनल्टी ले, और उसके बाद सेफ गार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन, विक्टिमाइजेशन के अंदर सेफ गार्ड का ये एक बेसिक सा पर्पस रहने वाला है। इंपॉर्टेंस क्या है, एनकरेज करना है एथिकल रिपोर्टिंग को, रिड्यूस करना है करप्शन को, इंप्रूव करना है अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिक बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोग समझते भी हैं और ये पढ़ते भी आए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया की, तो यहाँ पे ये देखना कॉर्पोरेट व्हीसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क के अंदर आप लोग सीबी को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फटाफट से इस चीज को देखिए एक बार फटाफट से। यहाँ पे लिखा हुआ लिस्टेड कंपनीज मस्ट बी एस्टैब्लिश व्हीसल ब्लोअर, विगिल बोलते हैं मैकेनिज्म, समझ में आया। यानी कि जो भी आपकी लिस्टेड कंपनी है उनके लिए जरूरी है कि वो व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म एक तरीके से एस्टैब्लिश करें। उसके बाद करें प्रोवाइड सिक्योर एंड द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग चैनल, क्लियर है, वो कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर रिपोर्टिंग चैनल को प्रोवाइड करें। आगे देखिए, अलाउ डायरेक्ट एक्सेस टू द ऑडिट कमेटी, क्लियर है, ये किसको अलाउ करें, डायरेक्ट एक्सेस टू द ऑडिट कमेटी को, एंड प्रोटेक्ट व्हीसल ब्लोअर्स फ्रॉम द रिटाइलेशन, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करना है। डिस्क्लोज पॉलिसी इन द एनुअल रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सीवी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या रहने वाली है और किन किन एरिया का और होता है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन हो गया, करप्शन हो गया, एथिकल मिसकंडक्ट हो गया, सारी बातें यहाँ पे सीबी के अंदर इस पर्टिकुलर सीबी रिक्वायरमेंट के अंदर आती है, जिसको आप लोग कॉर्पोरेट व्हीसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क के नाम से जानते हो। ऐसे ही आपको क्या पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013 व्हीकल मैकेनिज्म पढ़ना। 3-4 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जस्ट आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा चैप्टर था, 2 क्लासेस में हमने कंप्लीट किया है। मैंने कोशिश की है ये जो छोटी छोटी बातें थी, ये तमाम बातें आप सभी के सामने रखने की, और मेरी कोशिश उम्मीद करता हूँ ये तरीके से सक्सेसफुल रही होगी, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा ये इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मामला है और व्हीसल ब्लोइंग का क्या मामला है। सेशन आपको पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लेयर।